नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे सब्जेक्ट पर प्रहार करेंगे, यानी साइंस के टॉप क्वेश्चन सुपर फास्ट में करने वाले हैं विद व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। दोस्तों, याद रखना है, जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी भर आपको नहीं पढ़ना है, ना ही मैं भी जिंदगी भर पढ़ाने वाला हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन करिएगा। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में, यानी 24 आवर में कितनी मात्रा में यूरिन को जो है क्या करता है, इमिट करता है, उत्सर्जित करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1.5 लीटर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ह्यूमन यूरिन है, इसका पीला रंग क्यों होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका पीला रंग होता है, यहां पर रीजन क्या है, यूरोक्रोम। यानी अगर हम बात करें कि हम सभी का यूरिन पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पीएच बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 4.8 से 6 तक जाता है। यह भी आपका कोई निश्चित नहीं होता है। जिस तरीके से मानव रक्त का जो है कितना होता है, 7.4, यह निश्चित होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? अब यहां से भी आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। बोले सर कैसे बनेंगे? मैंने कहा एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये बताओ कि जब मनुष्य का नेत्रदान होता है तो हम कौन सा यहां पर पार्ट जो है आंख का दान करते हैं? तो वो उसका आंसर होता है कार्निया। लेकिन यहां पर वर्णक की बात करेंगे तो वर्णक हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? आइरिस हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। याद रखिएगा, जब वर्णक पूछे काला, नीला, है ना, कुछ भी पूछे भूरा, तो हमें आइरिस लगाना है। जब मुझसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के आंख का कौन सा पार्ट हम दान करते हैं, तो वो कार्निया है। क्लियर है? चलें आगे, बिल्कुल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है? तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि अगर हमसे रक्त पूछा है तो रक्त की बात करें, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। कैसा होता है सर? ये होता है बेस होता है, क्षारीय होता है। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। रक्त की बात करें तो एक तो होता है सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब होता है डोनर, और डोनर होता है ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर सर्वग्राही पूछता तो हमारा एक्सेप्टर हो जाता। तो एक्सेप्टर में क्या होता? हम कहते हैं सर एवी होता। तो आप भी कह सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप, यानी अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, रक्तचाप को बैलेंस करती है, नियंत्रित करती है। जरा लॉक कीजिएगा, उम्मीद के साथ कहते हैं यह क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा। जी हां। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। अधिवृक्क की जो ग्लैंड होती है, नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी के साथ। याद रखना है, जो आपके ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को बैलेंस बनाती है आपके बॉडी के हिसाब से, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 लेंगे। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स या सेल, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में भी कुछ आपकी इनको नाम अगर हम बात करें तो इनके जो है बहुत सारे नाम जाने जाते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर इरेथ्रोसाइट, कुछ अन्य लिम्फोसाइट, कुछ अन्य कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अदर कहते हैं। तो मतलब क्या है कि इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं, जो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था। आरबीसी का जब निर्माण होता है तो वो अस्थि मज्जा में, लिम्फोसाइट का जो रूल होता है वो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। इसका भी निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, यानी अगर हम बात करें बोन मैरो में। अच्छा, अस्थि मज्जा में कहां पर होता है? स्टेम सेल में होता है। याद रखना है, स्टेम सेल में, अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अच्छा, कोई मुझे यह बताएगा कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? आरबीसी का कार्यकाल आप कहते हो 120 होता है।
WBC का कार्यकाल कितना होता है? तो WBC का कार्यकाल कभी कभी 2 से 4 डेज आप मार सकते हो, और आप क्या मार सकते हो, 3 से 5 डेज भी मार सकते हो। इतना ही मारिएगा। बहुत सी किताबें आपका कहती हैं 10 से 12, 13 से 15, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। मनुष्यों में बौनापन किस किस स्राव के कारण होता है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके समाज में कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका कद जो होता है वो छोटा रह जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है मैं बता देता हूं। उसका रीजन एक तो होता है आपका जेनेटिक सिस्टम होता है, जेनेटिक कोड की समस्या होती है। यानी अगर हम बात करें माता पिता या परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है या दादा दादी के ऊपर गए हैं तो हम कह सकते हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी क्या है वहां पर? रियलिटी गाइस ये है कि हम कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? बौनेपन को बैलेंस करता है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्लियर है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 लीजिएगा। एक्सियल स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन का मतलब आप समझते हो कि पूरी बॉडी का जो हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी जिसमें आपके रिब्स आ जाते हैं, जिसमें आपका पूरा स्कल आ जाता है, पूरा स्केलेटन सिस्टम का मतलब आप समझते हो कि हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रिब्स एंड स्टर्नम भी आता है, वर्टेब्रल भी आता है, कॉलम भी आता है, और ये स्कल खोपड़ी, ये सारा पार्ट हमारे शरीर का है। और एक्सेल स्केलेटन यही कहता है कि हमारा जो पूरा कंकाल तंत्र है ना, ये सर कहीं ना कहीं एक तो होता है अक्षीय और एक तो बाह्य होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। मैं पूरी तरीके से व्याख्या कर देता हूं, देखिएगा। कंकाल तत्व शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ उपस्थित होता है। अक्षीय कंकाल में क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 की बात करेंगे, 80 हड्डियां होती हैं, जिसमें खोपड़ी, वर्टेबल, पसलियां, रिब्स और स्टर्नम होते हैं, ठीक है ना। जो आपका अक्षीय कंकाल होता है उसमें 80 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डी, यानी सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी, ध्यान दीजिएगा। लंबी का मतलब है कि बहुत ज्यादा लेंथ है, और बड़ी का मतलब भी क्या होगा सर? हम कह सकते हैं उसका भी लेंथ कहीं ना कहीं छोटा तो होगा नहीं, अमूमन सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, एक तो पूछता है बड़ी हड्डी, तो हमारा जो आंसर होता है फीमर होता है, ठीक है, फीमर होता है। लेकिन एक छोटी हड्डी पूछता है तो क्वेश्चन में आता है कि छोटी हड्डी मनुष्य के किस शरीर में होती है, तो कान में होती है। और कान का नाम क्या है? कान की बात करें तो क्या होता है, जल्दी से बताइएगा? स्टेप्स होती है, ठीक है ना। तो छोटी हड्डी स्टेप्स है और बड़ी हड्डी फीमर है। छोटी हड्डी कान में है, बड़ी हड्डी फीमर कहां पर है? जांग में है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10 की बात करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन हम लेंगे, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके विटामिन से होंगे। बेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन अगर मुख्यतः देखी जाए तो ए, बी, सी, डी और ई के होती हैं। अगर देखा जाए तो इसमें ए विटामिन और डी, ई के विटामिन ये होती हैं वसा में घुलनशील, यानी, और ये होती हैं वाटर सेल्यूबल होती हैं, ठीक है ना, वाटर में घुलनशील, बी और सी। वेरी वेरी रोग की बात करें तो विटामिन B1 की बात करता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन होता है, राइट। तो थायमीन भी आपको याद रखना है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अब यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा B12 में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइना कोबाल्मिन होता है, ठीक है ना, साइना कोबाल्मिन होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी विटामिन से कैंसर का उपचार होता है, तो कौन सी विटामिन से कैंसर का उपचार होता है? कोबाल्ट 16 से होता है, और कोबाल्ट 16 हम कह सकते हैं B12 में होता है। तो मैं आसानी से आंसर क्या लगा सकता हूं? विटामिन B12 लगा सकता हूं। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ट्रेंड होते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन से निकाल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हम इसमें 100 क्वेश्चन, यानी अगर 30 क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो उसका मतलब है कि 100 से 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मात्र 5 मिनट के अंदर दोस्तों आगे आने वाले 15 क्वेश्चन और करेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किताबों में बहुत जगह आपको परेशान करेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अगर B7 की बात करें कभी एग्जाम में, तो आप क्या मारेंगे बताइए? आप क्या मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बायोटीन के साथ, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 12 नंबर, ध्यान दीजिए, क्या बात है।
देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। यहां पर गर्म करेंगे तो विटामिन सी हो जाएगा, क्योंकि अगर सी को हम करेंगे तो भैया पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कार्बिक एसिड होता है, और रासायनिक नाम के साथ ही साथ यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सब्जी को छीलने के बाद अगर आप धोते हो तो नष्ट हो जाता है। तो मतलब कहने का यह है कि विटामिन सी भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूं कि विटामिन जो सी होता है, इससे आपका क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो गम्स होते हैं वो वहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऑप्शन हमारा जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो जाएगा खट्टे पदार्थ। अभी बताया है तो हम ये कह सकते हैं कि आंवला से बेटर आंसर कोई हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर, थोड़ा सा टफ लेते हैं। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक सिस्टम को देखें और जो मांसपेशी आपकी जो मसल्स हैं, यहां पर अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मशीनरियों में रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई मांसपेशियों में आपके समस्या क्या है। तो ये क्या होता है, ये ईसीजी होता है या ईएमजी होता है, बताइए। तो यार याद रखो कि ईसीजी तो होगा ही नहीं। ईसीजी होता है वो दोस्तों हार्ट से होता है। हर बच्चा जानता है ईसीजी हार्ट से होता है, और ईईजी इन्फेलो इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम होता है, ये दोस्तों होता है आपके ब्रेन से संबंधित। लेकिन ये ईएमजी क्या है, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको पता भी नहीं होता ना, तब भी आप मार सकते हो भाई। ए भी दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि ये आपका हार्ट से होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, तो आंसर बी चला जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या आपको बता देते हैं। हृदय के रिकॉर्ड को ईसीजी के रूप में जाना जाता है, और मांसपेशियों का जो रिकॉर्ड होता है वो ईएमजी के रूप में जाना जाता है, और जो मस्तिष्क का जो रिकॉर्ड होता है वो ईईजी। ईईजी पढ़ा मैंने, ईसीजी पढ़ा मैंने, और क्या पढ़ा मैंने, ईएमजी पढ़ा। ईएमजी मांसपेशी है, ईसीजी है कार्डिक वाला, हृदय वाला, और ईजी है ब्रेन वाला यानी मस्तिष्क वाला, है ना। चले दूसरा सेट लगा लेते हैं फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठोक के हर बहन हर भाई, क्योंकि समय बर्बाद नहीं और केवल बात है मुद्दे की दोस्तों। हर शेर हर शेरनी सब्सक्राइब करें। एक और सेट लगाते हैं फटाफट। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑन्कोलॉजी जो संबंधित है गाइस यहां पर, तो हमारा किसके साथ, पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। कैंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक और होता है मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी का होता है पेडोलॉजी, नॉट पेडोगॉजी, पेडोलॉजी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ऑप्शन जाएगा यहां पर बी के साथ। यहां कैंसर है, ठीक है ना, नीचे आंसर गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं है। ऑन्कोलॉजी हमेशा कैंसर का अध्ययन होता है, स्तनधारी नहीं। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का बात करता है, यानी अगर हम बात करें कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट जो फालतू में बढ़ गया होता है, कोई भी ऐसे ऊतक टिश्यूज जो बढ़ जाते हैं शरीर में, आवश्यक अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, उसको हम कैंसर कहते हैं। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जवाब दीजिएगा परमाणु विखंडन। देखिए परमाणु विखंडन की बात करें तो हम कहते हैं कि सर क्या आप परमाणु बम में करते हैं क्या, जल्दी से कमेंट करो। और संलयन की बात करेंगे तो फिर कहां पर करोगे, तो संलयन में सूर्य की ऊर्जा भी होती है, संलयन में आपके हाइड्रोजन बम की भी ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा भैया वो चला जाएगा हमारा बी के साथ, बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन का प्रयोग हम बिजली बनाने में करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम बात करें 4। इनमें से कौन गैस के प्रसरण का एक उदाहरण है। गैस का प्रसरण, गैस का प्रसरण का मतलब आप समझते हो। गैस का प्रसरण का मतलब होता है कि जब चीजें फैलती हैं, प्रसरण का मतलब होता है यानी कोई भी ऐसा आपके एटमॉस्फेयर में ऐसा बॉन्ड जो क्रिएशन के दौरान यहां पर क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। खाने की सुगंध की बात करें तो बिल्कुल, अगर सुगंध है तो आपको महक तभी लगी ना जब कोई चीज आसपास रखी है, फैल रही है, प्रसरण हो रहा। अगरबत्ती की खुशबू आपको लग रही कि भाई पूजा की अलमारी में या कहीं आपने लगा के रखी है तो उसकी महक आ रही है, आप कह रहे हो बड़ा बढ़िया आ रही है। आप कह रहे हो बिल्कुल इत्र की महक, बोले सर कौन सा इत्र लगाए, बोले सर फला फला इत्र लगाए, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रसरण हो रहा है। तो आंसर जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप है, तो याद रखना है अधिक ताप। यहां से क्वेश्चन 2 बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि किस निम्नलिखित में से किससे जो है आप ज्यादा जलोगे, ज्यादा जल जाओगे। बोले सर कैसे,
क्या बर्फ में जल जाओगे? बोले सर नहीं। यहां पर क्या हो सकता है, हाथों में क्या हो सकता है, सुन्नता आ सकती है। उबलते पानी में ज्यादा जलोगे या भाप में जलोगे? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। तो आपको याद रखना है कि आप भाप से ज्यादा जलेंगे, क्योंकि इसमें रीजन क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए अधिक ताप अगर पूछा जाए तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चाहे जितना खौलता पानी में अगर हाथ डाल दो आप, ठीक है ना, और अगर उसके विपरीत जलेगा तो खौलते पानी में भी, उसके विपरीत में क्या होगा, भाप में अगर आप हाथ डालते हो तो भैया उबलते पानी से ज्यादा भाप आपको नुकसान पहुंचाएगी, दर्द ज्यादा होगा। ठीक है ना, यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि रीजन क्या है, गुप्त ऊष्मा। इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक यानी एपिडेमिक एंड इंडेमिक की बात कर रहा है, दोनों बीमारी हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महामारी है और स्थानिक भी है, तो दोस्तों ऑप्शन जाएगा बी के साथ, हैजा। ठीक है ना, हैजा के साथ चला जाएगा। टिंकू सिडी पर है पटाखा, मैंने आपसे एक ट्रिक बताई थी बहुत पहले। कोई बात नहीं, नए बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कोई ट्रिक नहीं याद रखनी है। 3-4 रोग मैं बता देना चाहता हूं। एक हैजा है, एक टाइफाइड है, ठीक है ना, ये सभी क्या रोग हैं, एक आपका जो है कुकुर खांसी है, एक सिफिलिस है, एक डिफ्थीरिया है, सिफिलिस है, डिफ्थीरिया है। ये सभी रोग होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। न्यूमिज्मेटिक जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यूमिज्मेटिक सिस्टम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये ऑप्शन जाएगा हमारा ए के साथ। जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स हम कहते हैं, रिलेट करता है न्यूमिज्मेटिक से। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स, अब देखिएगा यहां पर जो आंसर जाएगा यूजेनिक्स, वो किससे संबंधित है? मानव जाति के विभिन्न नस्लों से, पौधों की अनुवंशिकी से, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से, अनुवंशिक घटक में फेरबदल के कारण। हम ये ऑप्शन नंबर किसके साथ लगाएंगे? डी के साथ लगाएंगे। यानी अनुवांशिक जो हेरिडिटी होता है, इसमें जो चेंजमेंट होता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मनुष्य करता है, नेचर करता है, तो हमारे यूजेनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? अभी मैंने ऊपर बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला किया था कि ऑन्कोलॉजी में दोस्तों करते हैं हम क्या, हम करते हैं कैंसर का उपचार। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा कहीं ना कहीं पक्षियों का अध्ययन। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना ऑस्टियोलॉजिस्ट हड्डियों का विशेषज्ञ, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों का विशेषज्ञ, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को जोड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सभी बहनें, सभी भाई चैनल को लाइक जरूर कर लें, बिना रुके। केवल एक फोकस है, आपका सिलेक्शन। मेरा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आपने एक एग्जाम की सीढ़ी बनी। मैं बहुत दूर का सोचता हूँ, मैं उस रिजल्ट तक का सोचता हूँ जहां आप सफल हो रहे होते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे आप उस रिजल्ट के स्वर्णिम भविष्य पर दिखाई देने चाहिए, जहां पर अपने एग्जाम हॉल में आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके आगे जो रिजल्ट आता है, उसके आगे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, वहां पर हम आपका भविष्य देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाए? हाइग्रोमीटर की बात करें तो यहां पर आर्द्रता की बात करता है आदमी, करता है ना। और बैरोमीटर में हम कहते हैं कि भाई जो है आपका पाठ्यांक नीचे गिर रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है, तो हम ये कहते हैं बैरोमीटर में हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो वो जल से संबंधित है। मीटर की बात करें, आंसर हो जाएगा, है ना, दूध से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 11 नंबर। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अमीटर में हम क्या करते हैं, जो फ्लक्चुएशन होता है उस चीज को देखते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अब देखिएगा यहां पर जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, कितनी अच्छी तरीके से आप सभी को पता होगा कि अगर 120 से ज्यादा है तो हाई हो जाता है, कम है तो भैया क्या हो जाता है, डाउन है तो फिर क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। रक्तचाप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिस्टोलिक की बात करें, यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन बैलेंस करता है, नियंत्रित कौन करेगा? ग्लूकोज। यार बहुत सिंपल है, ग्लूकोज। बताइए बताइए क्या हो सकता है?
भैया यार ग्लूकोज में क्या होगा? बोले सर शर्करा होगा। और अगर शर्करा होगा तो रिलेट किससे करेगा? तो इंसुलिन से करेगा। और ऑप्शन जाएगा डी के साथ, है ना, इंसुलिन से करेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण की कोशिकाओं में पहुंचता है? 21 तक क्वेश्चंस तक चलेंगे मात्र 1 मिनट के अंदर, जवाब दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं से पहुंचता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विसरण के द्वारा। ठीक है, चलें आगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य की जो स्कल होता है, स्कल का मतलब समझते हो? खोपड़ी। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, कंकाल की बात करते हैं, जो आपका किसमें आता है? जो आपका अक्षीय कंकाल में आता है। स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो टोटल अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां हैं? 80 हैं। स्कल में केवल खोपड़ी में कितनी है? तो आपको याद रखना है 8 है। मनुष्य के पूरी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक बच्चा पैदा होता है उसमें कितनी होती हैं? 350 से ज़्यादा होती हैं, या आप कह सकते हो 270 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, 270 से 350 की बात करता है ना, शिशु की बात कर रहे हैं। आगे आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? खाना बनाने के लिए हरे पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सनलाइट इंपॉर्टेंट है, सूर्य हमेशा चाहिए उसको, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, वाटर उसको चाहिए। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी के साथ, चाहिए भैया, है ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर चला जाएगा भाई हीमोग्लोबिन के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी के कारण क्या होता है? ब्लड जो होता है वो रेड होता है। ब्लड क्या होता है? वो रेड होता है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन सी लौह धातु पाई जाती है? याद रखना, कौन सी धातु? लौह धातु पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अमरवेल की बात करें, यह एग्जाम्पल किसका है? स्वपोषी है अमरवेल, परजीवी है, मृत पोषित है, या फिर होस्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, सभी बहनें सभी भाई चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें और ईमानदारी से लाइक करें। अमरवेल का एक उदाहरण है, तो अमरवेल हमेशा याद रखना है परजीवी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें 19। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलवर्जिया जो जाति है ना, डेलवर्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास भी पाया जाने वाला एक पौधा है। पौधे का मतलब है कि आपके घरों में यूज होता है, आपके दरवाजों में यूज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई शीशम ही हो सकता है। काजू का पौधा आपके दरवाजों में नहीं यूज होता है, शीशम, है ना। आपके दिमाग में आया होगा कि भाई घरों में यूज होता है तो मतलब चाय हो सकता है, नहीं, चाय का पौधा नहीं पाया जाता है आपके घरों के बीच में, है ना। तो मैंने ये पूछा है आपसे, आपके घर के आसपास मोहल्ले पड़ोस में पौधा है, पौधे का मतलब पेड़ है, वो शीशम हो सकता है। आपकी अलमारी में, आपके दरवाजों में शीशम की प्रजाति मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य विषाक्तन है, मतलब क्या है? एक टॉक्सिक क्या है? एक टॉक्सिक क्या है? एक टॉक्सिक भैया थिंग है। इसके द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना है कि जब भी कोई भी पार्ट ऐसा पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि कौन सा पदार्थ मनुष्य के खाद्य विषाक्तन या मनुष्य के लिए हार्मफुल है, तो वहाँ पर कौन रोक लेता है या कौन इफेक्ट होता है या कौन जो है यहाँ पर प्रभावित होता है, तो वो हमारा हमेशा लीवर जाएगा। याद रखना है, लीवर हर समस्या को झेल लेता है, लीवर हर गंदे पदार्थ को झेल लेता है। लीवर आपको स्वस्थ रखता है, क्योंकि कोई भी टॉक्सिक एसिड भी जाए, टॉक्सिक बेस भी जाएं, कुछ भी ऐसे पार्ट जाते हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं, गलती से शरीर में पहुंच जाते हैं, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे सब्जी के माध्यम से, या बाजार वाली चीज के माध्यम से, तो वो सब कुछ आपको बचाता है यकृत। ठीक है ना, लीवर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए ये रहा। जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो ये क्वेश्चन लास्ट है आप सभी के लिए। नीचे टेलीग्राम गुरुजी वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और ये सर्च करेंगे WORLD है, GURUJI, एक स्पेस देना।
आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर का लोगो, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब करना नहीं होता, वहाँ ज्वाइन करना है, जैसे आपको PDF मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। विषाणु की खोज किसने करी है? इवोन विस्की ने करी है, ठीक है ना। जीवाणु की खोज किसने करी है? ल्यूवन हॉक ने करी है। ये भी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम दोस्तों, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने की हमने कोशिश करी है, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर हमने कुछ नहीं सीखा। हमने बहुत कुछ सीखा, यानी आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है गाइज। बेहतरीन क्वेश्चंस को करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। और सभी बहनें सभी भाई एक ही काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।